हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्लों क्षार की परिभाषाएं। तो क्या थी कि अम्ल और क्षार की परिभाषाएं अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी थी। जिसमें से सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो था ऑरेनियस, जिसको कहते हैं ऑरेनियस की संकल्पना। ऑरेनियस के आधार पर ऑरेनियस संकल्पना यानी ऑरेनियस ने जो अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी वो क्या थी कि सबसे पहले परिभाषा दी गई थी। इसमें क्या था कि वे पदार्थ जो अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, यानी जिनको जल में मिलाते हैं। जैसे मान लो HCl में हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, H2O मिलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो पदार्थ जल मिलाने पर, इसमें यदि हम जल मिलाएं H2O, तो ये यदि OH आयन को मुक्त करें, हाइड्रोक्सिल आयन को मुक्त करें, तो ये क्या कहलाते हैं, क्षार, ये अम्ल। तो इस तरह से H+ आयन और OH- आयन के आधार पर ऑरेनियस ने अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी। तो इसके अनुसार क्या था कि ये अम्ल कहलाएंगे और ये क्षार कहलाएंगे। लेकिन ये परिभाषा भी आगे तक वैलिड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ भी थे जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, OH भी नहीं होता है। कोई सा एक होता है, किसी में ये नहीं होते, किसी में दोनों ही नहीं होते। जैसे हम बात करें BF3, NH3। अब NH3 देखो, इसमें OH नहीं है। क्या नहीं है? OH नहीं है। जबकि ये क्या है, क्षार है। इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है। अब बताओ कि अमोनिया को हम अम्ल कहें या क्षार कहें, इस परिभाषा के अनुसार तो इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो मुक्त करता है वो तो अम्ल कहलाता है। तो इस तरह से जो ये परिभाषा इसके द्वारा दी गई वो भी फेल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार की परिभाषा दी जो प्रोटॉन के आधार पर थी, और उसके बाद वो भी फेल हुई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी गई। तो हम बारी बारी से तीनों प्रकार की संकल्पनाओं को पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा दीजिए या ऑरेनियस की संकल्पना लिखिए। तो हमें ऑरेनियस के बारे में ही लिखना है, ऑरेनियस के बारे में ही बताना है कि ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। यह है ऑरेनियस की संकल्पना। तो ऑरेनियस के अनुसार क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब होता है कि हम पदार्थ लेते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं, तो वो उसका जलीय विलयन बन जाता है, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर यानी टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी जो H+ आयन मुक्त करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल करें, ये है HCl, ठीक है। अब HCl में यदि हम पानी मिला देते हैं, H2O मिला देंगे, तो ये क्या बन जाता है, HCl। इसके नीचे क्या लिख देते हैं, AQ। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। HCl का जलीय विलयन हो गया। बुक में यहाँ से दे रखा है आपको, है ना। तो हम पानी मिलाते हैं तो ये जलीय विलयन हो गया। अब ये क्या होता है, अपघटित होता है इसमें H+ आयन में और Cl- आयन में, दो आयनों में बीच में से टूट जाता है। तो अब देखो, इसके अपघटन से यहाँ से यहाँ तक, इसके अपघटन में कौन मुक्त हुआ, प्रोटॉन, यानी H+ आयन मुक्त हुआ। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जिसमें से मुक्त हो रहा है, अब हम यदि इसको तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। क्यों? इसका जलीय विलयन क्या होता है, जो अपघटित होकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कि इसका नाम क्या होता है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, नाम के पीछे अम्ल लगा हुआ है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ऐसी और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2SO4। H2SO4 है, इसमें हमने पानी मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जलीय विलयन। अब जलीय विलयन को हिंदी में पूरा ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं AQ, यानी इसको A और Q ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये अपघटित होगा, इसमें जैसे ही पानी मिलाया तो ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, H+ आयन और SO4-2 ऋणायन में। ठीक है, दो टुकड़े हो जाते हैं, H अलग हो जाता है, SO4- अलग हो जाता है। तो ये H+2 आयन मुक्त हुए, तो ये क्या दर्शाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसके टूटने से हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, अम्ल है। HNO3, HNO3 इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये अम्ल है। इसका AQ सॉल्यूशन है, इसका अपघटन होता है H+ और NO3- ऋणायन में, यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अम्ल। तो अम्ल के उदाहरण एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और भी उदाहरण होते हैं जो अम्ल ही कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अभी बताएंगे। अब अम्ल भी देखो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कि जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त हों। कितने ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त हों, अधिक हाइड्रोजन बाहर निकाले, तो वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। और जो कम मात्रा में आयन बाहर निकाले वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो अम्ल हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखाते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ये देखो जो इनके ये एग्जाम्पल हैं उदाहरण अम्लों के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, ये जब अपघटित होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये हुआ H2CO3, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। इसका जलीय विलयन है AQ, एक्वस के रूप में है। ये अपघटित होता है H+ आयन और CO3-2 आयन में। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए हैं, ये क्या दर्शाते हैं कि ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब ये H आयन क्या होते हैं, जो हमने इसमें पानी मिलाया था, जल मिलाया था, तो क्या लिखेंगे, ये हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया कर H3O+, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे मान लो जल है H2O किससे अभिक्रिया करता है, H+ आयन से, और ये क्या बना लेता है, H3O+। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसका नाम होता है। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो इस रूप में पाए जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे कि अम्लों से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, जो उनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। ये हो गई ऑरेनियस संकल्पना के अनुसार क्षार की परिभाषा, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल क्या कहलाते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, बस ये चेंज करना है आपको। अम्ल होंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना।
थोड़ा सा अंतर होता है। हम ये लिख सकते हैं कि ऑरेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इस तरह से हम अम्ल और क्षार की परिभाषा देते हैं। अब जैसे उदाहरण है इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम हमने सूत्रों में बताए थे इनके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH आदि, है ना, और भी होते हैं। तो ये क्या होगा, इनको अपघटन कराते हैं तो किस तरह से ये OH आयन मुक्त करते हैं। अब इनमें यदि पानी मिलाया जाता है, जलीय, इनका जलीय सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया NaOH कैसा है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। अब इसको हम पानी मिला देते हैं तो ये घुल जाता है उसमें और एक विलयन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, NaOH का जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर Aq लिखेंगे इस पर, और Aq लिखेंगे तो ये किसमें, सोडियम और प्लस में OH माइनस आयनों में अपघटित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखो OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त हुए हैं, तो OH का निकलना क्या दर्शाता है, क्षार, यानी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ये क्षार है। ऐसे ही KOH है, KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, जलीय विलयन है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम प्लस और प्लस में OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल रहे हैं, जो इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ये दोनों ही क्या हैं, ये क्षार होते हैं। ये जो जलीय विलयन में OH आयन मुक्त करें वो क्षार कहलाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्षार के उदाहरण है। एक को जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन है, इसको अपघटित करते हैं। ये किसमें टूटता है, NH4+ और OH माइनस, यानी ये भी क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है, अर्थात ये भी क्या होता है, ये भी क्षार होता है। तो इस तरह से हमने ऑरेनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ी। यानी जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, यानी H+ आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन मुक्त करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें भी क्या होता है, अम्ल और क्षार में भी प्रबल और दुर्बल, यानी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी ये पढ़ेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन। क्योंकि अम्ल भी दो तरह के होते हैं, यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, यानी पूर्ण रूप से बिल्कुल आयनित या अपघटित हो जाते हैं, अर्थात आयनों में टूट जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि, ये सब स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते या अपघटित नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, ये इसका सूत्र है और ये इसका नाम है। कार्बनिक अम्ल H2CO3, इस तरह से लिख लेना, H2CO3, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अम्ल दो तरह के हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरह से क्षार भी दो तरह के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इसका डेफिनेशन लिख लो।
ये हो गई प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की डेफिनेशन। प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस छोटा सा चेंज करना है, उसी डेफिनेशन में अम्ल की जगह क्षार लिखना है और H की जगह OH माइनस आयन लिखने हैं, और यहाँ पर प्रबल क्षार परिभाषा क्या हो जाती है, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या अपघटित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, आदि, ये सभी क्या है, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो इसके बाद दुर्बल क्षार में वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या अपघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये क्या हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, आदि। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार यानी पूर्णतः आयनन का मतलब होता है कि जब हम NH4OH में पानी मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से NH4+ और OH- आयन मुक्त नहीं करता है, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं करता है, कुछ इसमें आंशिक रूप से OH आयन इसमें रह जाते हैं, अर्थात इसका पूर्ण अपघटन यहाँ से नहीं होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, और ये पूर्ण रूप से यहाँ से टूट जाते हैं और Na+ और OH- आयन बनाते हैं, इसलिए इनको प्रबल क्षार कहते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की परिभाषा हो गई। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं, सिंपल सी लाइन में है कि ऑरेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, और क्षार वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑरेनियस की संकल्पना H+ आयन और OH आयन पर आधारित थी, जिनमें ये होंगे वो अम्ल और क्षार हो सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए गए जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता था या OH नहीं होता था, फिर भी वो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते थे। इस तरह से इस ऑरेनियस संकल्पना में ये कमी रह गई, ये उन अम्ल और क्षार को परिभाषित नहीं कर पाई जिनमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट संकल्पना दी गई वो थी, उसको प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना बोलते हैं, प्रोटॉन संकल्पना बोलते हैं या ब्रोंस्टेड-लॉरी अभिधारणा बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी अभिधारणा क्या होती है, ये ब्रोंस्टेड अम्ल यानी अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना है। दो वैज्ञानिक थे, डेनिस का ब्रोंस्टेड, जॉनसन ब्रोंस्टेड, और एक था अंग्रेज वैज्ञानिक था लॉरी। तो ये दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, दोनों की सेम परिभाषा थी। इनकी जो परिभाषा थी वो किस पर आधारित थी, वो प्रोटॉन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, इनकी विशेषता क्या होती है, इनके अनुसार ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन मुक्त करते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी H+ आयन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं और अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या अम्ल क्या होंगे, अम्ल प्रोटॉन, H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन दाता यानी देने वाले होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर OH की कोई भूमिका नहीं, ये सिर्फ प्रोटॉन पर आधारित थी, H+ पर आयन पर आधारित थी। जो अम्ल क्या होंगे, प्रोटॉन ग्रहण करेंगे अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन देंगे वो क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे
अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मान लो जैसे कोई अम्ल लिया हमने, हमारे पास ये HA अम्ल है, HA प्लस में B से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो B क्या है यहाँ पर, ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसकी जगह कोई भी हो सकता है, एक अम्ल है और एक क्षारक है। तो दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, ये अम्ल क्या कर देगा, इस प्रोटॉन को मुक्त कर देगा, इसके पास ले आएगा। तो A क्या हो गया, एक अम्ल हो गया जो प्रोटॉन को मुक्त करता है, और B क्या हो गया, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। यहाँ पर क्या बनता है, A और प्लस में HB, यानी ये बन गया। तो इसे कहेंगे संयुग्मी क्षार और ये संयुग्मी अम्ल कहलाता है। इस तरह से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनते हैं। सॉरी, ये संयुग्मी क्षार होगा जो त्यागता है क्षार, और ये संयुग्मी अम्ल बन जाता है। इस तरह से जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लें, हमने यहाँ पर लिया H2O और अमोनिया, नाइट्रोजन और अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अमोनिया की जल से अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया का जलीय विलयन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, AQ। तो अब यहाँ पर जब अभिक्रिया करते हैं तो ये NH4 प्लस बन गया और प्लस में OH माइनस आयन बनाता है, तो 2 आयनों में टूट गया ये। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो H2O है वो तो किस में बदल गया, यहाँ पर OH में बदल गया, ठीक है। और जो NH3 था वो किस में बदल गया, यहाँ पर NH4 में बदल गया। 2 अभिक्रियाएँ हो रही हैं। NH3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन क्या करता है, ये ग्रहण करता है। अब जो H प्लस आयन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार। तो इसका मतलब इसने ग्रहण किया और ये बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। और यहाँ पर देखो H2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसने एक हाइड्रोजन त्याग दिया, ये क्या करता है, H प्लस आयन त्यागता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पर जल क्या है, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनाते हैं। यहाँ पर जो अमोनियम आयन बनता है, NH4 आयन बनता है, वो उसे संयुग्मी अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अभिधारणा इसी से ही प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा ब्रोंस्टेड लोरी धारणा से ही स्पष्ट हुई थी। तो संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर बात आती है संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान से समझना कि यहाँ से अमोनिया NH3 था जो वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। यहाँ अमोनिया की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर क्षारीय प्रकृति है। मैं इसको थोड़ा साफ से लिख लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पर NH3 प्लस में H2O, ठीक है, दोनों भी क्रिया करते हैं और NH4 प्लस बनता है और प्लस में OH माइनस बनता है, ठीक है। ये अभिक्रिया हो रही है। अमोनिया किस में बदल रहा है, NH4 में। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, NH3 था, यहाँ पर 4 हो गया, यानी एक H प्लस आयन ग्रहण किया, यानी H प्लस आयन ग्रहण करता है। कौन करता है, ये कर रहा है, यानी जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है। अब यहाँ पर देखो इसने H प्लस आयन क्या किया है, H प्लस आयन यहाँ पर कम था, इसने एक ग्रहण कर लिया और ये बना लिया। हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते ही ये किसमें, यानी प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन लेकर क्या बना लेता है कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया,
इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। अब यहाँ पर देखो H2O किस में बदल रहा है, OH में। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, वहाँ पर एक ही बचा है, तो इसमें एक प्रोटॉन क्या हुआ है, H आयन त्यागता है तो वहाँ कमी हो जाती है, तो ये किसका काम करेगा, अम्ल का काम करता है। अब बात आती है कि संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए जो जल है, जल अम्ल का काम कर रहा है, ये प्रोटॉन त्यागता है, तो प्रोटॉन त्याग कर अम्ल किस में बदल गया, ये क्षार में बदल गया। किस में बदल गया, क्षार में। किससे बदला, अम्ल से, यानी इसका संगत कौन होता है, अम्ल होता है, तो इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, संगत क्षार। जो OH बना है, पीछे जो उत्पाद बना है वो संगत क्षार बन गया। ऐसे ही यहाँ पर क्षार है, ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, तो ये क्या है, अम्ल है यहाँ पर, अम्ल। तो अम्ल किसका अम्ल है, ये क्षार का अम्ल है, तो इसको क्या कहेंगे, संगत अम्ल। संगत अम्ल बनाता है। इस तरह से संगत अम्ल और संगत क्षार की उत्पत्ति भी अम्ल क्षार अवधारणा से उत्पन्न हुई, ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा से। तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये हाइड्रोजन आयनों पर आधारित थी, H+ आयन पर आधारित थी, प्रोटॉन पर आधारित थी अम्ल क्षार की अवधारणा, ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना। इसके बाद जो नेक्स्ट संकल्पना है वो है लुईस। इन दोनों संकल्पनाओं के बाद एक संकल्पना और दी गई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ये इम्पोर्टेंट संकल्पना है। इसके आधार पर क्या था, अब तक तो हमने क्या बताया कि H+ के आधार पर, OH- के आधार पर पहली संकल्पना, दूसरी में सिर्फ H के आधार पर ही अम्ल और क्षार को बताया था। अब क्या था, इसमें ना तो H के आधार पर बताते हैं, ना ही OH के आधार पर बताते हैं। ये होती है लॉन पेयर के आधार पर, यानी इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये होते हैं, इन्हें लॉन पेयर कहते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ऐसे जोड़ा पाया जाएगा जो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेता है, तो उसे लॉन पेयर कहते हैं, LP कहते हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर अम्ल और क्षार की अवधारणा दी गई लुईस के अनुसार। तो लुईस की संकल्पना क्या थी कि लुईस के अनुसार जैसे मान लो A है, इसके पास ये लॉन पेयर है, ठीक है, और ये अभिक्रिया करता है B से, और B के पास क्या है, खाली जगह है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये अपने दोनों लॉन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये देने वाला ये क्या कहलाता है, दाता, और लेने वाला क्या कहलाता है, ग्राही। इस तरह से तो जो लॉन पेयर देते हैं, यानी जो लॉन पेयर दान करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, और जो लॉन पेयर को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या हुई लुईस संकल्पना के अनुसार, कि जो परमाणु अपना या जो पदार्थ अपना लॉन पेयर दान करते हैं, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसी के नाम से इनका नाम रख दिया गया, इन्हें कहते हैं लुईस क्षार। और जो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षारों की परिभाषा दी गई लुईस अवधारणा के अनुसार। इम्पोर्टेंट अवधारणा है, एग्जाम में आती है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो लुईस अवधारणा के अनुसार क्या होती है, इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ग्रहण करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं यानी देते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं, देखो देने वाले क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। दाता क्षार व इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से अम्ल और क्षार की परिभाषा
दे सकते हैं। ये अम्ल और क्षार कहलाते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लें, यहाँ पर ये है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस में अमोनिया NH3 के पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास नहीं होते। तो ये क्या करते हैं कि BF3 जो NH3 है ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो देखो देने वाला कौन है, ये है दाता। अब दाता कौन होता है, दाता होता है क्षार, ठीक है। ये कौन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, तो ये क्या है, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला कौन होता है, अम्ल होता है। तो दोनों अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो इनके जो उत्पाद बनेगा वो कैसा होगा कि BF3 और NH3। तो ये उत्पाद अभी बना नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो हम तीर का निशान इसकी ओर लगाते हैं। ये तीर का निशान की जो नोक होती है ये तो दाता को दर्शाती है, वो उसको ग्राही को, और जो पूंछ होती है वो दाता को दर्शाती है। इस तरह से ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार, इन्हीं के नाम से इनका नाम क्या पड़ गया, ये कहलाता है लुईस अम्ल और ये कहलाता है लुईस क्षार, ठीक है। इस तरह से लुईस की अवधारणा जिसके आधार पर हम अम्ल और क्षारों को अंतर कर सकते हैं। तो लुईस अम्ल में और भी उदाहरण होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ लुईस अम्ल के। लुईस अम्ल के उदाहरण BF3 AlCl3 यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी इनमें क्या होते हैं, अष्टक पूर्ण नहीं होते। हम अष्टक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे उदाहरण पढ़ेंगे इसके। Mg+2 Na+, ये सभी क्या हैं, जैसे Mg+2 Na+, ये सभी लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। और लुईस क्षार के उदाहरण में क्या क्या आते हैं, NH3 अमोनिया, ये मेन उदाहरण है लुईस क्षार का। और लुईस क्षार में अमोनिया के अलावा है जल भी आता है, H2O OHCl-, है ना। यहाँ पर ये अमोनिया, इसके पास लोन पेयर हैं, H2O इसके पास भी लोन पेयर हैं, Cl- और OH-, ये सभी क्या हैं, लुईस क्षार के उदाहरण हैं। तो लुईस अम्ल और क्षार के उदाहरण हो गए। तो इस तरह से हमने तीनों अभिधारणाएं पढ़ी लुईस अम्ल और लुईस क्षार की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अम्ल और क्षार के गुणों को पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।